गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो मैं योगेश फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल नया एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम लोग इसी से वीडियो के सिलसिले में आज हम लोग फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लेकर के आ गया हूं डिस्कस करने के लिए। ये हम लोगों का डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर जो मुझको आता है वो मैं बताता हूँ, जो आपको आता है वो कमेंट के जरिए बताते हो। इस चैनल में क्या क्या सुधार हो सकता है भैया, इसके लिए भी आप बिना कोई सोच के आप अपने कमेंट पे अपने सुझाव दे सकते हैं कि सर अगर ऐसा करिए तो ऐसा ऐसा बढ़िया रहेगा। आपके सुझाव का मोस्ट वेलकम है यहाँ पर। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियोस में हम लोग नेचर के बॉडीगार्ड से रिलेटेड पढ़ रहे थे। नेचर के बॉडीगार्ड 4 टाइप के होते हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते थे, और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 पहरेदार हैं, 4 बॉडीगार्ड हैं जो नेचर का काम करवाते हैं। अब उनके कुछ रूल्स होते हैं। तो नेचर जो अपना काम करवाती है वो कुछ रूल्स पे कराती है। 4 टाइप के रूल होते हैं भैया, 4 टाइप के रूल होते हैं। तो हम लोग चलते हैं सीधे, सबसे पहले वो रूल्स पढ़ लेते हैं। उन रूल्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन लॉज। क्या बोलते हैं भैया? कंजर्वेशन लॉज। अब इसको कंजर्वेशन क्या बोलते हैं? नेचर की एक बड़ी अच्छी खासियत होती है कि वो जिस चीज को सुरक्षित रख सकती है उसको तो एज इट इज रख लेती है, और जिसको नहीं रख सकती उसको क्या करती है, उसको शेप को चेंज कर देती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें। अगर मैं आपसे कहूं कि आम को आपको सुरक्षित रखना है तो कितने दिन तक रख सकते हो? फ्रीजर में लगा दोगे तब भी आपका वो 5-6 दिन के बाद सड़ जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, उसको अगर अचार बना दीजिए तो वो सालों साल चल जाएगा। आम वही है, बस उसका शेप आपने चेंज कर दिया। वही यहां पे नेचर भी करती है। तो नेचर अपने जो रूल्स हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। उसका जो पहला है कैटेगरी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा जो उसका रूल होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये दूसरे टाइप का रिलेशन है। तीसरे टाइप का रूल है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। चौथे टाइप का भैया रूल है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 4 टाइप के उसके रूल हैं। इन रूल्स के बेसिस पे वो अपना काम करती है। और ये रूल को फॉलो कौन करवाता है? 4 उसके जो बॉडीगार्ड थे वो आपके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। अब जरा इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। जब इसमें अब सारे रूल, जब चैप्टर हम डिस्कस करेंगे करके तो उसमें पूरी डिटेल में मिलेंगे। यहां पर बस उनका क्या है, कंसाइज फॉर्म आपके सामने आने वाला है। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं इनके पहले रूल पर। पहला रूल क्या है आपका? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही है। आप सोच रहे हो सर ये तो हमको आता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हम छोटे से पढ़ते हुए आए हैं। बिल्कुल सही भैया, हम भी यहाँ पे कुछ आपको नया नहीं बताएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका वही है जो आप शुरू से पढ़ते हुए आए हो, बस कहने का तरीका थोड़ा हम लोगों का चेंज हो जाएगा। तो पहला जो लॉ है वो है आपका भैया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो भैया सही पता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसके फॉर्म को इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
ये तो भैया हम छोटे पढ़ से पढ़ते हुए आए। अगर हम छोटी क्लासेस की डेफिनेशन हायर क्लासेस में बोलेंगे तो फिर हमारे पढ़ाई लिखा का कोई मतलब नहीं हुआ। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, या टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, या इसको हम लोग कभी कभी आइसोलेटेड सिस्टम remains constant, ये डेफिनेशन हम बोल सकते हैं। कहा मैंने वही, द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम भी उसको बोल सकते हो, रिमेन्स कांस्टेंट। आप कहोगे सर ये तो पल्ले पड़ गया, लेकिन जो आपने ये वर्ड लिख दिया है ये वर्ड नहीं समझ में आया। जानता हूं। तो आइसोलेट मतलब क्या होता है, जरा सोचो। आइसोलेट जैसे एक कोई आदमी है, देश दुनिया से उसको कोई मतलब ही नहीं रहता, कहता क्या, वो समाज से आइसोलेट हो गया। आइसोलेट मतलब बिल्कुल अलग हो गया है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसको दुनिया से मतलब ही ना हो, जिसको सराउंडिंग से मतलब ही ना हो, सराउंडिंग से बिल्कुल अलग, तो वो सिस्टम जो कहलाता है आइसोलेट सिस्टम कहलाता है। ये सिस्टम ना तो कुछ देता है ना तो कुछ लेता है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेट सिस्टम। जब ना तो कुछ देगा ना तो लेगा, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी उसकी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो ये तो हो गया भैया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे रूल पे इसके, क्योंकि ज्यादा कुछ खास ये वाला था नहीं। दूसरे रूल पे भैया बढ़ते हैं। तो जो दूसरा रूल है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या भैया, दूसरा जो रूल है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम कंजर्व कर बता पाएंगे। क्योंकि जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है, तब तक हम कंजर्वेशन को लाख एक्सप्लेन कर डाले नहीं समझ में आएगा। देखो, लीनियर मोमेंटम का जो सिंबल होता है P, स्मॉल p, इसका जो फॉर्मूला होता है m इंटू वी। मास m क्या है आपका, मास ऑफ बॉडी, v क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और ये है लीनियर मोमेंटम का सिंबल है। ठीक है, अब देखो जरा, अगर हम देखिए मास तो चेंज नहीं कर सकते, मास तो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। अगर आप सपोज करो ये बॉडी है, ये बॉडी इधर चल रही है v स्पीड से, अगर आपने इस बॉडी पे फोर्स नहीं लगाया है बाहर से, तो क्या इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा? सोचिए, नहीं होगा। जब तक आप इस पे फोर्स नहीं लगाओगे तब तक स्पीड में चेंज नहीं होता है। जैसे आपकी बाइक अगर 40 की स्पीड से चल रही है, अगर एक्सीलेटर नहीं खींचते हो तो एक्सीलेटर खींचने से क्या होता है, इंजन और तेजी से वर्क करता है। इंजन और तेजी से वर्क किया, इसलिए आपकी बाइक की स्पीड बढ़ गई। तो जब स्पीड बढ़ी, क्यों? क्योंकि इंजन ने तेज वर्क किया। तो यहां पर अगर हम एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो इसकी वेलोसिटी में तो कोई चेंज होगा नहीं। जब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है, तो पी भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब जब तक हम इस पे मेरा अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोलते हैं भैया, एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो v चेंज नहीं होता है, मास तो चेंज होता ही नहीं है, तो p हमारा कांस्टेंट रहता है। तो यहां से रूल क्या बन गया कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो लिख सकते हैं यहां पर, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स
लीनियर मोमेंटम of a body remains constant, ठीक है, या कंजर्व, जो भी कहना चाहो पहले कह सकते हो। लेकिन नेसेसरी कंडीशन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज द मेन लाइन या मेन कंडीशन बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये बहुत इजी लैंग्वेज हो जाती है, या इसको कभी कभी हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ से, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो यहां पे जब हम F इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, यहां पे F इज इक्वल टू जब हम पुट करते हैं 0, तो क्या आ जाता है? dp इज इक्वल टू 0। तब जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ऑन इंटीग्रेशन, तो P हमारा क्या आ जाता है? यह कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो चाहे इससे बता दो, चाहे आप इससे बता दो, दोनों का बिल्कुल सेम कंक्लूजन, ठीक है। कहने में वही, जो भी मैंने कहा है ये इजी तरीका है, ये थोड़ा सा समझने वाला है, तो जो आपको उचित लगे वो कर लो। यहां लिख देंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड, इसको इस तरीके से लिख दें भैया, इससे आपको समझ में आता है थोड़ा सा। न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। तो चाहे आप इससे एक्सप्लेन करो चाहे इससे एक्सप्लेन करो, मेरा एक्सप्लेन कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम ही होना है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे रूल पे। तीसरा रूल क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कुछ लोग कहेंगे सर मोमेंटम पहले भी था, पहला लीनियर आपने बोल दिया और अब आपने एंगुलर बोल दिया, क्या दोनों चेंज है क्या? बिल्कुल सही है। ये आपका जो कंफ्यूजन है, ये भी मैं कंफ्यूजन आपको दूर करता हूं, देखते रहिएगा। और भैया बीच बीच में अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को आपको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कहा ना ये चैनल सिर्फ मैंने ऐसे इसलिए तैयार किया है कि जो पढ़ाई, जिनका पढ़ाई बीच में आर्थिक रूप से सही होने की ना वजह से उनका पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं चल पाती है, तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो मेरी एक बस कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं उन तक कंटेंट पहुंचा सकूं, तो इसलिए आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत रहेगी। तो इसलिए इसको लाइक को सब शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए अब हम लोग तीसरे प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, तीसरे रूल पे। तीसरा रूल है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि एंगुलर और लीनियर का मतलब क्या होता है। अगर बॉडी सीधी लाइन में चल रही है तो यहां पे लिखा जाता है लीनियर। सीधी लाइन में चल रही है तो चाहे वेलोसिटी के कहो चाहे एक्सेलरेशन को, सब में लीनियर लग जाता है। अगर वो बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो यहां पे एंगुलर वर्ड यूज हो जाता है, एंगुलर वर्ड ऐड हो जाता है, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो, चाहे एंगुलर मोमेंटम हो। लीनियर मोमेंटम का सिंबल था स्मॉल p, तो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है कैपिटल L, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है I इंटू ओमेगा, जो I है वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो ओमेगा है भैया ये एंगुलर वेलोसिटी है। ये क्या है आपका? एंगुलर वेलोसिटी है। अभी मैं इनको आगे चैप्टर्स में एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं इसको यहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब यहां पर देखिए वर्ड ध्यान रखना है, जब हम लीनियर सीधी लाइन में चल रहे थे तो हम बोल रहे थे कि फोर्स लगाया उस पर, क्या बोलते थे? फोर्स लगाया। यहां पे बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है, सर्कुलर पाथ पे बॉडी चल रही है,
तो यहां पर हम फोर्स ना बोल करके एक नया वर्ड यहां पे यूज करते हैं, टॉर्क। टॉर्क टॉर्क होता क्या है? ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, जो टॉर्क को बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। कि फोर्स के लगने से अगर बॉडी में टर्न होने की प्रॉपर्टी आ जाती है तो वहां पर फोर्स ना बोल करके क्या उसको बोल देते हैं? टॉर्क बोल देते हैं। अब देखिए, अब आते हैं अपने मेन इस पे। अगर हम उस बॉडी पे टॉर्क ना लगाएं तो क्या उसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। जब टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा तो क्या सर्कुलर पाथ मूव करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क रहेगा भैया यहां पर। एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, या इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क लिख सकते हो, या इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, क्या हो जाएगा? आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 0, या तो यहां पे हो जाएगा देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व। तो यहां पर फिर आपके एक नेसेसरी कंडीशन आ गई कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 या इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। कहीं की लाइन आपको इससे मिलेगी, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है, तो चाहे ये वाली लाइन लिखिए चाहे ऊपर वाला लाइन लिखिए, जो रेड कलर से लिखी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सभी पे आप दोनों में से कोई लाइन आप सेलेक्ट कर सकते हो, गलत नहीं है। तो यहां पर देखा कि जब तक हम टॉर्क उस बॉडी पे नहीं लगाते हैं तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है? आपका कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपका ये रहता है। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से आपको बुक में लिखा हुआ मिलता है, कौन सा? टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt। ये भैया रिलेशन होता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन। तो यहां पर अगर हम टाउ इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो आ जाएगा dl इक्वल टू 0, और इंटीग्रेट कर देते हैं, अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो l इक्वल टू क्या हो जाता है आपका भैया? कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर चाहे इस तरीके से ये रिलेशन हो गया हमारा टाउ और एल में। तो यहां लिख सकते हैं ये जो है रिलेशन बिटवीन टाउ एंड एल। ठीक है, यहां पर ये रिलेशन भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे ये रिलेशन आया है, इसका भी डेरिवेशन आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt, इस रिलेशन से भी हम पुट करके निकाल सकते हैं, और चाहे आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट रूल पे नेचर के। कौन सा रूल है भैया? वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे, और फिर हम एक एग्जाम्पल से भी इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये कैसे हम इसको समझ सकते हैं आसानी से। देखो भैया, और जहां पर भी आपको, जब आप बाद में वीडियो देखते हो और जहां पर भी आपको थोड़ा सा भी समझ में ना आए तो आप तुरंत बिना हेजिटेशन के कमेंट में लिख दो, सर ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको वहाँ पर रिप्लाई तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रिप्लाई मिलेगा 100%। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप मैं जल्दी ही में लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ पर अगर आपको कोई टॉपिक प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगी, वो होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास। ठीक है,
तो जल्दी ही मिलेंगे। तो लास्ट भैया जो इसका रोल है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये होता क्या है, चार्ज पता है भैया, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट ये करता क्या है, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है, बट आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये तो हो गई छोटी डेफिनेशन, ओल्ड। तो नई डेफिनेशन क्या होगी, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अभी मैं बता चुका हूं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जो देश दुनिया से कोई मतलब ना रखे। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व। ठीक है, क्योंकि ना तो वो जब कोई चीज लेगा ही नहीं, ना तो किसी से कोई चीज देगा, तो क्या होगा आपका, वो चीजें कंजर्व रहती है। ठीक है, अब इसका जरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टोटल चार्ज कंजर्व कैसे रहते हैं, वो हम देख लेते हैं कि बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन जो भी हम रिएक्शन लिखते हैं, जैसे मैं यहां पर एक रिएक्शन लिख रहा हूं न्यूक्लियर फिजन की, 92U235 प्लस 0N1 इज इक्वल टू, बेरिलियम बनता है 56 142 प्लस क्रिप्टॉन 39 92 प्लस 30N1 प्लस एनर्जी। यहां पर आपका एक थोड़ा गलत हो गया, 36। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हमको यहां पर चार्ज दे, मैंने क्वेश्चन लिख दी, तो यहां पर एक यह होगा 141 होगा, थोड़ी क्वेश्चन गलत हो गई। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर 141 40 ये कम ज्यादा होते रहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको ये चीज सही होनी चाहिए, 56 और 36। तो यहां पर आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे देखना है कि लेफ्ट साइड का चार्ज और आरएचएस का चार्ज दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना तो प्रोटॉन होते हैं, उतना पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर इधर की बात करते हैं तो टोटल कितने हो गए, 92 92 प्लस 0, 92 प्लस 0 कितना हो गया, 92। और इधर की बात करते हैं तो ये हो गया भैया 56 प्लस 36 प्लस 0, तो कितना हो गया, 6 6 12 5 3 8 1 9। ठीक है, तो भैया इस पर आपका जो चार्ज है आरएचएस और एलएचएस दोनों साइड में चार्ज बराबर है, तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन थी, जो इस रिएक्शन के बेसिस पर हमने आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो नेचर अपने बॉडीगार्ड से किन रूल्स को फॉलो कराता है, वो मैंने ये रूल्स यहां पर बता दिए। तो आज की इस वीडियो में भैया इतना ही मटेरियल। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे मेरा जो मनोबल है, जो मैंने सोचा है, उसकी तरफ मैं तेजी से बढ़ सकूं। ठीक है, तो इसी के साथ ही भैया आज की इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।